स्टूडेंट, आज हम इंडेक्स 40 कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इंडेक्स 16 एंड इंडेक्स 38 के क्वेश्चंस को कवर किया था और ये जो इंडेक्स 16 एंड इंडेक्स 38 का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप ये इंडेक्स वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो आज हम इंडेक्स 40 स्टार्ट करते हैं और आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो इंडेक्स 40 है वो हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रोविजंस है उसके बारे में डिटेल में बताता है। तो इंडेक्स 40 में क्या है, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से हम क्या समझते हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ली गई है, यानी कि जो जिसका मेन मोटिव क्या है, इनकम अर्न करना, प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करके उस पर इनकम अर्न करना, यानी कि प्रॉपर्टी को रेंट पर देना। देखिए हम इसका ऑब्जेक्टिव स्टडी कर लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर property, land or buildings held to earn rentals for the capital appreciation, यानी कि जो कि रेंटल इनकम कमाने के लिए हमने प्रॉपर्टी ली है तो उस प्रॉपर्टी को क्या मानेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेंगे। द कॉस्ट मॉडल फॉर अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या है, कॉस्ट मॉडल यूज किया जाता है। जो इसमें इंडेक्स 40 में है, जो कॉस्ट मॉडल को यूज किया जाता है अकाउंटिंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। तो इसमें स्कोप क्या दिया गया है, इंडेक्स 40 शुड बी अप्लाइड इन द रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सो हम आगे इसके रिगार्डिंग कुछ रेलिवेंट हमें डेफिनेशंस दी गई हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग और बोथ। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो लैंड है उस पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता और बिल्डिंग है उस पर हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है। हेल्ड बाय द ओनर और बाय द लेसी एज ए राइट ऑफ यूज एसेट टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ, यानी कि जो कि रेंटल इनकम को अर्न करने के लिए एंड कैपिटल एप्रिसिएशन के पर्पज से जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड की गई है। तो रादर देन यूज फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज और सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, property mentioned in A above would be covered under Index 16, property, plant and equipment, and property specified in B above would be dealt with Index 2 inventories। तो आइए हम इसके साथ साथ कंसेप्ट को कवर कर लेंगे। सबसे पहले जो हमको दिया गया है, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इलस्ट्रेशन 1 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि इसका मेन चीज़, देखो जो ड्यूअल पर्पस के लिए अगर प्रॉपर्टी ली गई है, ओनर ऑक्यूपाइड भी है एंड रेंटल इनकम भी है, मान लो कुछ, तो उस केस में जो ओनर ऑक्यूपाइड है उसको इंडेक्स 16 में कवर करेंगे और जो रेंटल इनकम से पर्पज से है उसको इंडेक्स 40 में कवर करेंगे। तो इसमें हमें एक जो इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं वो इलस्ट्रेशंस हम इसके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो देखिए एक चीज़, हम ये डायग्राम दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं हम। रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो कि इलस्ट्रेशन 1 से रिलेटेड है, तो इसमें क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एन एसेट व्हेन एंड ओनली व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट आर एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विल फ्लो टू द एंटिटी एंड द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड रिलायबली। एंड इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट incurred initially to acquire an investment property and cost incurred subsequently and add to replace part of or service a property। और इसमें क्या होगा, the recognize in the carrying amount the cost of replacing part of an existing investment property when it is incurred। the carrying amount of replaced part is क्या है, डी रेकोगनाइज, जो रिप्लेस्ड पोर्शन का है उसको डी रेकोगनाइज किया जाएगा तो उसको हम लेस कर देंगे। देखिए इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको अच्छे से इसको आई होप की समझ में आएगा। इसको स्टडी करते हैं। एक्स लिमिटेड ऑन्स ए बिल्डिंग विच इज़ यूज टू अर्न रेंटल्स, यानी कि ऐसी बिल्डिंग को ऑन किया गया है जो कि रेंटल इनकम को कमाने के लिए बिल्डिंग ली गई है। द बिल्डिंग हैज़ ए कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹50 लाख, बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट जो है वो 50 लाख है एंड उसको रिप्लेस किया जा रहा है इंटीरियर वॉल ऑफ द बिल्डिंग एंड द कॉस्ट ऑफ न्यू इंटीरियर वॉल कितना है, 5 लाख।
तो जो न्यू इंटीरियर वॉल को ऐड किया जा रहा है उसको हम 50 लाख में ऐड कर देंगे। एंड द ओरिजिनल वॉल हैव ए कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1 लाख, क्योंकि इसको रिप्लेस किया जा रहा है, इसको हम हटा रहे हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो 1 लाख को हम लेस कर देंगे। हाउ एक्स लिमिटेड शुड अकाउंट फॉर द अबव कॉस्ट। तो न्यू कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग कितना होगा, 54 लाख। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देन हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमें एक क्वेश्चन ये दिया गया है, जैसे कि नेत्रावती लिमिटेड परचेज कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी कि एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक स्पेस खरीदा है उन्होंने इन द ग्लोबल ट्रेड सेंटर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स फॉर ₹5 करोड़, जो कि 5 करोड़ का खरीदा। However, for purchasing the same, the company had to obtain membership of the Global Trade Center Commercial Complex Association by paying 6,25,000 एज ए वन टाइम ज्वाइनिंग फीस। इसमें वन टाइम ज्वाइनिंग फीस पे की है इसके लिए 6,20,000, जो कि इसकी वैल्यू में ऐड हो जाएगी। तो नेत्रावती लिमिटेड वांट्स टू राइट ऑफ द वन टाइम ज्वाइनिंग फीस पेड एज एन एक्सपेंस अंडर मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शन चार्जेस एंड वैल्यू द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट ₹5 करोड़। उसने एडवाइस मांगी आपसे। तो इस केस में क्या होगा, नहीं, आपको जो ये 6,25,000 जो आपने दिए हैं एज एन मेंबरशिप फीस, तो वो इसकी वैल्यू में ऐड होंगे, और जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कितनी मेजर की जाएगी, इस अमाउंट से जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वो है वो मेजर की जाएगी। एंड राइटिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ 6,25,000 टू द P&L इज नॉट अप्रोप्रिएट। इसको हम P&L अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे, इसको हम इसकी वैल्यू में ऐड करेंगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू में। तो उसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेजर करेंगे, जो है 5,06,25,000 के अमाउंट से। देन फर्दर इन्होंने एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा है कि वुड यूर आंसर चेंज इफ द ऑफिस स्पेस वाज परचेज्ड विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग इट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द कंपनी। अगर एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर आपने कंपनी में उसको परचेज किया है, उसका मेन जो इंटेंशन था यूज़ करने का एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द कंपनी था, तो यानी कि वो एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं था। ये एक सेपरेट क्वेश्चन है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में जो है इफ द प्रॉपर्टी इज यूज एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो उस केस में उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो बट रादर एन ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो कि इंडिया 16 के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें इंडिया 16 के अकॉर्डिंग ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानेंगे। और कॉस्ट ऑफ द एसेट्स जो होगी, जो ऑल डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स शुड बी एडेड टू द परचेज प्राइस। तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स तो सेम रहेगी, लेकिन इसको हम क्या मानेंगे, PPE मानेंगे एज पर इंडिया 16, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानेंगे, ठीक है। एंड इसमें अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से हेल्ड किया तो उसको एज पर इंडिया 40 ट्रीटमेंट करेंगे। देन हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज ए बिल्डिंग फॉर ₹30 लाख ऑन 1 मई 2001 with an intention to earn rentals. The purchase price was funded by a loan, interest on which is payable 5%, property transfer taxes and direct legal cost of 1 लाख and 20,000 रिस्पेक्टिवली वर इनकर्ड इन एक्वायरिंग द बिल्डिंग। तो इसमें जो डायरेक्ट खर्चे हैं वो ऐड कर देंगे बिल्डिंग की वैल्यू में। एक्स लिमिटेड रीडेवलप्ड द बिल्डिंग इनटू रिटेल शॉप्स फॉर रेंट अंडर ऑपरेटिंग लीजेस टू इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज। आगे कुछ एक्सपेंडिचर्स दिए गए हैं, एक्सपेंडिचर्स ऑन रीडेवलपमेंट वर्क। तो रीडेवलपमेंट वर्ड यूज़ किया गया है, तो आपको पता है डेवलपमेंट फेज में जो चीज़ें हैं जो हमने खर्चे किए हैं उनको हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। तो इनको हम बिल्डिंग की वैल्यू में ऐड करेंगे। ₹2 लाख प्लानिंग परमिशन, ₹7 लाख कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्लूडिंग ₹40,000 रिफंडेबल परचेज टैक्सेस। अगर जो रिफंडेबल परचेज टैक्सेज है उनको हम क्या है ऐड नहीं करेंगे, तो उनको एक्सक्लूड करेंगे। तो इसको 7 लाख में से लेस कर देंगे 40,000। देन हमारा जो आएगा 6,60,000 को हम ऐड करेंगे। एंड ये जो हमने ये जो एक्सपेंसेस किए थे 1,20,000 एंड 2 लाख एंड 7 लाख में से 40,000 हम लेस करके फिर इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। देन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हमारा कितना आ जाएगा
39,80,000। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगा। तो ये हमारा आगे नीचे दिया गया है, बिल्डिंग डज नॉट क्वालिफाई द सब्सटेंशियल पीरियड क्राइटेरिया फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, हैंस बोरोइंग कॉस्ट ऑफ लोन फंड हैज नॉट बीन कैपिटलाइज। तो इसलिए वो है सब्सटेंशियल पीरियड क्राइटेरिया को मैट नहीं करता जो हमें लोन का जो दिया गया है, तो इसलिए उसको कैपिटलाइज नहीं किया गया। देन हम आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। इससे पहले हम एक कंसेप्ट कवर कर लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, डेफर्ड पेमेंट्स का एक कंसेप्ट दिया गया है। इफ पेमेंट फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज डेफर्ड, इट्स कॉस्ट इज द कैश प्राइस इक्विवेलेंट। यानी कि मतलब ये कि मान लो आपने 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर रहे हो उस प्रॉपर्टी का। मान लो आपने एक बार पेमेंट किया 30,000 का, ठीक है, देन आपने 50 का पेमेंट किया, देन आपने नेक्स्ट ईयर आपने कितने का किया, 20,000 का पेमेंट किया। तो इस तरह से आप उस प्रॉपर्टी को जो 1 लाख में खरीद रहे हैं, जो कि 80,000 की प्रॉपर्टी है, मान लो एक 80,000 की प्रॉपर्टी है, आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में खरीद रहे हैं। तो वो आपने 1 लाख में खरीदी इंस्टॉलमेंट्स में, फर्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट दी 30 लाख की, देन सेकेंड ईयर में 50 लाख की इंस्टॉलमेंट्स दी, देन आपने 50,000 की इंस्टॉलमेंट दी, देन आपने लास्ट ईयर में 20,000 की इंस्टॉलमेंट दी। ऐसे करके आपने टोटल 1 लाख रुपीज़ की पेमेंट करी, लेकिन जो उसकी एक्चुअल जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो 80,000 थी। तो 20,000 आप बीच में क्या मानेंगे, जो 20,000 है उसको आप क्या मानेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस मानेंगे। तो उसमें हम उसको इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मानेंगे, और एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आप उसको ट्रीट करेंगे। आप ये मानेंगे कि 80,000 की जो है वो बिल्डिंग थी और 20,000 जो है उसमें से इंटरेस्ट है। तो इसमें ये दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन दिस अमाउंट एंड द टोटल पेमेंट्स इज recognized as interest expense over the period of credit। सो हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये दिया गया है कि एक्स लिमिटेड परचेज ए लैंड वर्थ ऑफ ₹1 crore। इट हैज ऑप्शन आइदर टू पे फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज और पे इट फॉर ओवर 2 years फॉर ए टोटल कॉस्ट ऑफ ₹120 लाख। यानी कि अगर वो आज खरीदते हैं बिल्डिंग उसको, लैंड को, तो उसके लिए 1 करोड़ रुपीज़ पेमेंट करना होगा, और या फिर ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years परचेज करते हैं तो उसके लिए कितनी पेमेंट लगेगी, 1 करोड़ 20 लाख का पेमेंट लगेगा ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years। तो आप इस 20 लाख से आप क्या समझते हैं कि 20 लाख किस चीज़ के लिए है, तो ये जो 20 लाख है इसको हम इंटरेस्ट एक्सपेंस मानेंगे। सो देन क्वेश्चन पूछा है, व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अंडर बोथ द पेमेंट मेथड्स। तो इसमें 1 लाख, जो 1 करोड़ तो है बिल्डिंग की कॉस्ट मान कंसिडर की जाएगी, एंड जो 20 लाख है उसको हम इंटरेस्ट एक्सपेंस मानेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 2 years। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया गया है। आगे देखिए हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, मून लिमिटेड हैज़ परचेज ए बिल्डिंग ऑन 1 April 2001 एट ए कॉस्ट ऑफ 10 million। देखिए सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देती हूँ। जो इंड एस 40 है, तो इंड एस 40 हमेशा कॉस्ट मॉडल पर लगता है। जो इंड एस 40 है वो हमेशा उस पे कॉस्ट मॉडल लगता है। उसमें हम जो है फेयर वैल्यू को ओनली डिस्क्लोजर पर्पज से ट्रीटमेंट करते हैं इंड एस 40 में। तो फेयर वैल्यू जो उसको मेजर किया जाता है तो उसका ओनली डिस्क्लोजर जाता है, एंड जो आपका जो इंडेक्स 40 है टोटली किस पर चलता है, कॉस्ट मॉडल पर चलता है। ये देखिए मेजरमेंट क्राइटेरिया आपको एक बार स्टडी करवा देती हूँ कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो हमेशा इंडेक्स 40 में कॉस्ट मॉडल पर चलती है, क्योंकि इसका मेन पर्पज़ क्या है, रेंटल्स को अर्न करना है, क्योंकि रेंटल इनकम को कमाना ही इसका मेन पर्पज़ होता है। तो इसलिए जो इंडेक्स पूरा इंडेक्स 40 है वो कॉस्ट मॉडल पर चलता है, एंड जो फेयर वैल्यू है जो वो ओनली डिस्क्लोजर पर्पज से ट्रीट की जाती है। तो आगे आगे हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी बेसिस पर दिए गए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारा। तो इसमें हमें इलस्ट्रेशन जो दिया गया है, देखिए मून लिमिटेड हैज़ परचेज ए बिल्डिंग ऑन 1 April 2001 एट ए कॉस्ट ऑफ ₹10 million। 10 million की उन्होंने जो है बिल्डिंग परचेज की है ऑन 1 April 2001। The building was used as a factory by Moon Limited and was measured under cost model। तो cost model पर इसको मेजर किया गया था, ठीक है। तो then the expected useful life of the building is estimated to be 10 years। तो 10 years
जो है वो यूजफुल लाइफ थी। ड्यू टू डिक्लाइन इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट द कंपनी डज नॉट नीड द फैक्ट्री एनी मोर। कंपनी को फैक्ट्री की और ज़रूरत नहीं है, तो कंपनी ने क्या किया, एंड हैज़ रेंटेड आउट द बिल्डिंग टू ए थर्ड पार्टी। तो एज ए रेंट बिल्डिंग को दे दिया थर्ड पार्टी को, तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ गई, यानी कि हम इसको इंड एस 40 में कवर करेंगे। अब कब से करेंगे, इंड एस 40 में, जिस दिन से उसने रेंटल पर दिया उसको बिल्डिंग को, ठीक है। तो जब से उसने रेंटल पर दिया तो उसको इंड एस 40 में कवर करेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2005, यानी कि जो बिल्डिंग है वो कॉस्ट मॉडल पर चलेगी, ठीक है। तो कॉस्ट मॉडल पर 2005 पर 4 साल में कितनी है आप जो डेप्रिसिएशन लेस करेंगे वो एज पर यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स, तो 4 मिलियन का डेप्रिसिएशन लगेगा। देन जो प्रॉपर्टी का कैरिंग अमाउंट जो रहेगा वो 6 मिलियन तक का रहेगा, ठीक है। तो ऑन 1 अप्रैल 2005 प्रॉपर्टी का कैरिंग अमाउंट जो है वो 6 मिलियन हो जाएगा। और फेयर वैल्यू यहाँ पे इरेलीवेंट है, क्योंकि फेयर वैल्यू का जो है इंडेक्स 40 में आ गया, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है, अब बिल्डिंग को रेंट पर देना एंड इनकम अर्न करना। तो अब इंडेक्स 40 में फेयर वैल्यू को नहीं देखते हम, क्योंकि अब ये इंडेक्स 40 जो है वो कॉस्ट मॉडल पर चलता है। तो अब देखो लिखा भी हुआ है इसमें, मून लिमिटेड यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर अकाउंटिंग ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो ये हमेशा कॉस्ट मॉडल पर चलती है। तो जो इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी पर कंसिडर करेंगे, 6 लाख पर कवर करेंगे, 8 मिलियन पर कवर नहीं करेंगे, क्योंकि जो इंडेक्स 40 है वो कॉस्ट मॉडल पर चलता है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, और ये इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि जो इंडेक्स 40 है वो हमेशा कॉस्ट मॉडल पर चलता है। तो इसलिए हमने इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को 8 मिलियन पर कंसिडर नहीं करना, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फेयर वैल्यू को देखते हैं और उसकी को कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जो इंडेक्स 40 है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ किया गया है, एंड जो इसका जो मेन पर्पस क्या है, रेंटल इनकम को अर्न करना है। तो इसलिए जो इंडेक्स 40 है वो कॉस्ट मॉडल पर चलेगा हमारा, एंड जो इसकी प्रॉपर्टी को जो है वो 6 मिलियन पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सो देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए हमारे ये 5 क्वेश्चन थे इसमें इलस्ट्रेशंस में, एंड देन हम आगे चलते हैं। टेस्ट योर नॉलेज की क्वेश्चंस है। ये इंडेक्स 40 कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटा सा इंडेक्स है, इसको हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। एंड देन हम टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, जो कि दिया गया है ऑन 1 अप्रैल 2001 एन एंटिटी एक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। देखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर किया है फॉर ₹40 लाख। मैनेजमेंट एस्टिमेट्स द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, 20 ईयर्स की जो है यूजफुल लाइफ कंसिडर करी गई, और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 2 लाख। एंड मैनेजमेंट बिलीव्स दैट स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो किया गया है इसमें, और उसकी कैरिंग अमाउंट पूछी गई है प्रॉपर्टी की, तो 31 मार्च 2002 को कैरिंग अमाउंट पूछी गई है। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, आप कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को लेस करके एज ए यूजफुल लाइफ आप डिवाइड करेंगे तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। देन हम एक बार इसको स्टडी आउट कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि 40 लाख था, देन रेजिडुअल वैल्यू लेस की, और जो यूजफुल लाइफ थी वो 20 ईयर्स थी, पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 1,90,000 आ गया। एंड जो कैरिंग अमाउंट है उसमें जो हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो ये हमारा कैरिंग अमाउंट हो जाएगा बिल्डिंग का 38,10,000। तो ये एक इजी क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि एक्स लिमिटेड हैज़ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विच इज़ कैरिड इन बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2001 एट ₹15 लाख, यानी कि बैलेंस शीट पे कितने की दिखाई जा रही है, 15 लाख की। ड्यूरिंग द ईयर एक्स लिमिटेड हैज़ स्टॉप्ड लेटिंग आउट द बिल्डिंग, तो इसने क्या किया, बिल्डिंग को लेटिंग आउट करना स्टॉप कर दिया, एंड यूज इट एज इट्स ऑफिस प्रीमाइसिस की तरह इसको यूज़ किया। मैनेजमेंट एस्टिमेट्स द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग एज 10 लाख एंड इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज 20 ईयर्स। तो रिमेनिंग रिकवरेबल अमाउंट जो है उसको एज 10 लाख कंसिडर किया गया, और यूजफुल लाइफ कितनी कंसिडर करी गई, 20 ईयर्स कंसिडर की गई। तो इसमें क्या हम उसमें तो रेजिडुअल वैल्यू इज इसमें नील दी गई है। हाउ शुड एक्स लिमिटेड अकाउंट फॉर द अबव इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन 31 मार्च, तो कैसे अकाउंट करेंगे, इसमें जो आंसर दिया गया है इसको चेक कर लेते हैं। कि जो इसमें दिया गया है कि जो ट्रांसफर शुड बी मेड एट कैरिंग अमाउंट ऑफ 15 लाख का चल रहा था, और जो रिकवरेबल अमाउंट जो दिया गया है वो 10 लाख दिया गया है। तो जहाँ पर रिकवरेबल वर्ड यूज हुआ है,
आपको क्या चेक करना है, इम्पेयरमेंट चेक करना है इंड एस 36 का। जहाँ पर भी आपको रिकवरेबल वर्ड यूज किया हुआ मिले तो आपको इम्पेयरमेंट चेक करना है इंड एस 36 के अकॉर्डिंग, जो कि हमें आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना इम्पेयरमेंट हो जाएगा, ₹5 लाख का, क्योंकि कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, जो कैरिंग अमाउंट है वो ज़्यादा है एंड रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो हमें जो है वो इसमें कैरिंग अमाउंट हमारा कितना है, 15 लाख है एंड रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 10 लाख। तो इसमें हमारा कितना आ गया, 5 लाख जो है वो इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। एंड एसेट को कितने पर रिकॉग्नाइज करेंगे, 10 लाख पर हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो इसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में आगे जो 20 ईयर्स की जो लाइफ दी गई है उसके अकॉर्डिंग इसको डेप्रिशिएट करेंगे फ्रॉम अप्रैल 2001 से। ठीक है, सो जन हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In financial year 2001 to 2, X Limited incurred the following expenditure in acquiring property consisting of 6 identical houses. 6 identical houses है इस क्वेश्चन में, जो ओनर है उसके पास, एंड ईच विद सेपरेट लीगल टाइटल इंक्लूडिंग द लैंड ऑन विच इट इज बिल्ट। तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरियस डेट्स इज गिवन बिलो। परचेज कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी दिया गया है, ठीक है। देन रोड नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर टैक्सेस है, नॉट इंक्लूडेड इन द परचेज कॉस्ट, क्योंकि इनको इंक्लूड नहीं किया हुआ है तो दोबारा से ऐड करेंगे हम इनको। एंड लीगल कॉस्ट है वो भी इससे रिलेटेड होती हैं, खर्चे प्रॉपर्टी को परचेज करने से रिलेटेड खर्चे होते हैं, तो उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो है वो टू अट्रैक्ट टेनेंट्स, इसको क्या है हम ऐड नहीं करेंगे प्रॉपर्टी की वैल्यू में, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। देन ओपनिंग सेरेमनी फंक्शन फॉर स्टार्टिंग बिजनेस, जो हमने नेताजी को रिबन काटने के लिए बुलाया तो उसका जो खर्चा है हम उसमें ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें देन आगे बोला कि इनकर्ड ₹1 लाख टुवर्ड्स डे टू डे रिपेयर मेंटेनेंस एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो ये नॉर्मल खर्चों में आएगा, इससे बिल्डिंग की वैल्यू को कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। देन आगे हमें क्या दिया गया है, एक्स लिमिटेड यूजेस 1 ऑफ द 6 हाउसेज फॉर ऑफिस, यानी कि जो एक हाउस है, 6 हाउसेज है उसके पास ना, तो 6 में से 1 जो है वो तो ऑफिस पर्पज से यूज कर रहा है, एंड जो बाकी 5 है तो बाकी 5 को कैसे यूज कर रहा है, अकोमोडेशन ऑफ इट्स फ्यू स्टाफ। एंड द अदर 5 हाउसेज, ये देखिए दी गई है इन्फॉर्मेशन की अदर 5 हाउसेज आर रेंटेड टू वेरियस इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज, यानी कि एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं। तो इसमें इंड एस कौन सा अप्लाई करेंगे, इंड एस 40 हम इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो रेंटल पर्पज से दिया जा रहा है और एक को वो ओनली ऑफिस पर्पज से यूज कर रहे हैं। तो इस केस में हमें बिल्डिंग की कैपिटलाइज अमाउंट निकालनी होगी। देखिए हम देख लेते हैं बिल्डिंग की कैपिटलाइज अमाउंट इसमें हमने निकाली, जो कि हम इसमें 180 लाख में हम 20 लाख ऐड करेंगे, 5 लाख ऐड करेंगे, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। इस तरीके से हमारा ये अमाउंट है, इसको हम 5/6 एंड 1/6 में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि 5/6 जो पोर्शन है इसका वो हमारा इसमें आएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में काउंट करेंगे, एंड 1/6 पोर्शन है वो हमारा जो है ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माना जाएगा। कि कौन से में, इंडेस 16 में, इंडेस 16 में इसको हम ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानेंगे। जो एक हाउस है उसको हम, जो एक फ्लोर है तो उसको हम ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानेंगे, जो बाकी 5 फ्लोर है उनको हम एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे। एंड इसमें क्या दिया गया है, देखिए कॉस्ट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इतनी आ गई हमारी, क्योंकि 1/6 जो आएगा इसका। ठीक है, तो ऑल अदर कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, देखिए सेरेमनी एक्सपेंसेस एंड रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस किस में जाएंगे, P&L में चले जाएंगे और वो एक्सपेंस ऑफ किए जाएंगे। सो देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। X Limited is engaged in the construction industry and prepares its financial statements। ठीक है, जो X Limited है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है एंड इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी गई है। ऑन 1 अप्रैल 2001 एक्स लिमिटेड परचेज ए लार्ज प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ लैंड, यानी कि उन्होंने क्या खरीदा, लैंड खरीदा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो लैंड है उस पर कभी भी
डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट याद होगा, एंड अगर याद नहीं है तो आप हमारी वीडियोस को दोबारा बैक से देख सकते हैं, क्योंकि जो लैंड है उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। डेप्रिसिएशन ओनली हमेशा बिल्डिंग पर लगेगा, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। ये एक पॉइंट हमने इंडेक्स 16 में भी कवर किया था। तो देन हम आगे इसकी वैल्यू कितनी मानी गई थी, 2 करोड़, एंड इमीडिएटली बिगिन टू लीज द प्रॉपर्टी टू वाई लिमिटेड ऑन एन ऑपरेटिंग लीज, यानी कि उसको है रेंटल इनकम अर्न करने के पर्पज से इसको यूज़ किया गया। तो अब हम इसमें इसको क्या करेंगे, इंडेक्स 40 के अकॉर्डिंग इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें क्या है, इंडेक्स 40 के अकॉर्डिंग इसका जो है ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि हमने इसको आगे लीज पर दे दिया फर्दर रेंटल इनकम कमाने के लिए। ठीक है, तो हमें दिया गया है एनुअल रेंटल्स कितनी कमाई हो रही थी, उनको 20 लाख की इनकम आ रही थी। सो आगे हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, ऑन 31 मार्च 2005, देखिए पहले हम 1 अप्रैल 2001 पे थे, एंड नाउ हम 31 मार्च 2005 पर आ गए। तो अब आप बोलोगे कि इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने इस पॉइंट को भी डिस्कस भी किया था, क्योंकि ये लैंड है एंड लैंड पर डेप्रिसिएशन कभी नहीं लगता। आई होप कि आप इसको समझा होगा अच्छे से। देन हम आगे चलते हैं, द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वाज रुपीज, जो इसकी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू है। अब मैंने क्या बताया था आपको, देखो फेयर वैल्यू है इंडेक्स 40 में, हमारा इंडेक्स 40 किस पर चलता है, पोस्ट मॉडल पर चलता है। आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इंडेक्स 40 है वो हमेशा पोस्ट मॉडल पर चलता है, फेयर वैल्यू ओनली डिस्क्लोजर पर्पज से रहती है। ठीक है, तो इसमें एक ही इकलौता इंडेक्स है जो हमारे को अभी जो ओनली कॉस्ट मॉडल पर चलता है, और फेयर वैल्यू पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। फेयर वैल्यू ओनली डिस्क्लोजर पर्पज से की जाती है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। तो हमारी जो कॉस्ट है वो 2 करोड़ की है। देन हमारे को क्या दिया गया, अंडर द टर्म्स ऑफ द लीज वाई लिमिटेड वाज एबल टू कैंसिल द लीज बाय गिविंग 6 मंथ्स नोटिस इन राइटिंग टू एक्स लिमिटेड। उन्होंने एक्स लिमिटेड को 6 मंथ्स का नोटिस दिया। वाई लिमिटेड गेव दिस नोटिस ऑन 31 मार्च 2005 एंड वैकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 30 सितंबर 2005। तो उन्होंने क्या किया, 6 मंथ्स तक जो रेंटल अर्न किया ड्यूरिंग ईयर 2005 टू 2006, यानी कि 6 ईयर्स तक रेंटल इनकम कमाई उन्होंने। तो 6 मंथ्स का कितना होगा, 10 लाख को क्या हम मानेंगे, जो हाफ इसका पोर्शन है उसको हम क्या मानेंगे, 10 लाख को, यानी कि हाफ जो इसका हो गया वो 10 लाख हो गया आपका, उसको आप रेंटल इनकम मानेंगे। एंड देन हम आगे स्टडी करते हैं क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। ऑन 30 सितंबर 2005 द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वाज रुपीज 290 लाख। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2005 एक्स लिमिटेड इमीडिएटली बिगेन टू कन्वर्ट द प्रॉपर्टी इनटू 10 सेपरेट फ्लैट्स। देखिए अब उसने क्या किया, 30 सितंबर को उस बिल्डिंग को वैकेट करवा लिया। ठीक है, अभी तक तो जो बिल्डिंग थी वो इंडेक्स 40 के अकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन अब बिल्डिंग को वैकेट करवा लिया, और उसका पर्पस क्या किया गया आगे, इमीडिएटली बिगेन टू कन्वर्ट द प्रॉपर्टी इनटू 10 सेपरेट फ्लैट्स। तो 10 सेपरेट फ्लैट्स में कन्वर्ट किया गया इसको, एंड इंटेंडेड टू सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस। देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। तो अब उसका इंटेंशन क्या है, इंटेंडेड टू सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस, यानी कि आप अब इंडेक्स 2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप उसमें उसको एज एन इन्वेंट्री आप उसको यूज कर रहे हैं, और इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको सेल कर रहे हैं। तो अब आप इंडेक्स 40 से कहाँ पर आ गए, इंडेक्स 2 में आ गए। ठीक है, तो इंडेक्स 2 क्या बात करता है, इंडेक्स 2 हम आगे कवर करेंगे, बट इंडेक्स 2 क्या बात करते हैं आपको पता है कि जो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस का इसमें रूल चलता है। इंडेक्स 2 में कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, तो उस पर क्या है, प्रॉपर्टी को जो इन्वेंटरी को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो हम आगे अभी देखते हैं कि कॉस्ट कितना है। कॉस्ट तो हमारा सेम अभी 2 करोड़ था। ठीक है, देन आगे इन्होंने क्या बोला है कि एक्स लिमिटेड स्पेंड टोटल ऑफ रुपीज 60 लाख ऑन दिस कन्वर्जन प्रोजेक्ट बिटवीन 30 सितंबर 2005 टू 1 मार्च 2006। तो एडिशनल जो एक्सपेंसेस किए गए वो 60 लाख के गए। देन 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, तो 2 करोड़ में हम 60 लाख ऐड करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 2 करोड़ 60 लाख, यानी कि 2.6 करोड़ की जो आएगी वो
आपकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये कॉस्ट आ गई वो 2.6 करोड़ की। देन हम एनआरवी पर कितना, एनआरवी कितना मानेंगे, अब एनआरवी देखते हैं कितना मानेंगे। देखिए आगे हमें दिया गया है कि द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड एट 31 March 2006 एंड द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एस्टिमेट दैट दे नीड टू स्पेंड ए फर्दर 40 lakh to complete the project, after which each flat could be sold for रुपीज 50 lakh। ठीक है, ईच फ्लैट को 50 लाख पर बेचा गया और फ्लैट कितने थे, 10 थे। तो हमें एनआरवी कैसे निकालनी होगी, देखिए एनआरवी के लिए, इसके लिए एक रूल होता है। एनआरवी को निकालने के लिए जो सेलिंग प्राइस है उसमें से हम क्या लेस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन को लेस कर देंगे। एनआरवी निकालने के लिए जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है जो, उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो इसमें कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितना दिया गया है, अभी देखो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें देखो ये दिया गया है आपको, दे नीड टू स्पेंड ए फर्दर रुपीज 40 लाख, जो 40 लाख टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यानी कि 40 लाख कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन दी गई है। तो आप 5 करोड़ में से जो है 40 लाख को लेस करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 4.6 करोड़। ठीक है, तो ये आपका एनआरवी आ जाएगा। तो आपकी कॉस्ट कितनी आई, 2.6 करोड़ और एनआरवी कितना आया, 4.6 करोड़। तो विच एवर इज लेस, तो उसमें हम जो है 2.6 करोड़ पर जो प्रॉपर्टी को उसको एज एन इन्वेंटरी मेजर करेंगे। तो हमें एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए आपको दिया गया है, जैसे जो इसमें 2.60 करोड़ की आपकी कॉस्ट आ गई थी एंड प्लस जो 4.6 करोड़ का जो दिया गया था आपका एनआरवी हमने निकाला था ऊपर। तो विच एवर इज लेस, तो उसको हम कितने पर कंसिडर करेंगे, 2 करोड़ 60 लाख पर हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, और उसको हम एज एन इन्वेंट्री दिखाएंगे। फ्लैट्स विल बी शोन इन इन्वेंट्री एज द करंट एसेट्स एंड ऊपर हमने इंडेक्स 40 का उसको ट्रीटमेंट किया था। तो इंडेक्स 40 में तो हम कॉस्ट मॉडल पर ही चलते हैं, तो 2 करोड़ पर हमने उसको माना था। एंड देन हम 30 सितंबर तक हमने जो रेंटल इनकम अर्न करी थी, हाफ जो थी, जो 10 लाख की रेंटल इनकम रिकॉग्नाइज करी थी वो P&L में रिकॉग्नाइज की गई थी। ठीक है, एंड एडिशनल कॉस्ट जो 60 लाख इनकर किए गए थे वो इसकी वैल्यू में ऐड कर दिए गए थे। तो हमारा 2.6 करोड़ जो है वो कॉस्ट आ गया था। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, आप इसको एक बार रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शौर्या लिमिटेड ओन्स ए बिल्डिंग ए विच इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रेंटल्स। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। The company has not been using the building A for any of its facilities for its own use for a long time. The company is also exploring the opportunities to sell the building if it gets the reasonable amount in consideration. तो कंपनी क्या कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है कि अपॉर्चुनिटीज को, कि फर्दर बिल्डिंग को सेल करे एट ए रीजनेबल अमाउंट पर। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट फॉर बिल्डिंग ए फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2002। तो इसमें क्या दिया गया है, बिल्डिंग ए वाज इनिशियली परचेज एट ए कॉस्ट ऑफ 10 करोड़ और उसकी यूजफुल लाइफ कितनी दी गई है, 20 ईयर्स की यूजफुल लाइफ दी गई है, आउट ऑफ विच 5 ईयर्स हैव बीन एक्सपायर्ड। तो आज हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वो देखिए, अभी एक बार इसको रब कर देते हैं अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए आज हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कितने की दी गई है, 31 मार्च 2002 को, 31 मार्च 2002 पे है आज हम। और इसमें इन्होंने बोला कि 1 अप्रैल 2001 को जो है 5 ईयर्स एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, तो फर्दर 1 ईयर और है तो हमारे अब 6 ईयर हो गए। ठीक है, तो द फॉलोइंग कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिसिएशन। तो हम इसमें क्या क्लैरिफाई किया इंस्टीट्यूट ने कि 5 साल से एक्सपायर हो चुके हैं और फर्दर 31 मार्च 2002 पे आज हम खड़े हैं मान लो, तो फिर हमारे कितने साल हो गए, 6 ईयर्स हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। अब जैसे बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो 10 करोड़ है। ठीक है, तो 5 ईयर्स एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, एवन 1 अप्रैल 2001 को, तो कितने की इसमें डेप्रिसिएशन लेस हो करेंगे, 5 ईयर्स का 2.5 हमारा डेप्रिसिएशन लेस होगा। कितनी जो लाइफ दी गई है 20 ईयर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा 7.5 हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट आ गई
देन हम फर्दर 1 ईयर से हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे 0.5 से। तो जो हमारा बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो 7 आ गया, ठीक है। तो 7 हमारा जो आ गया बिल्डिंग का 7 करोड़ का वैल्यू आ गया। देन ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड इन अनदर बिल्डिंग। देन बात हो रही है बिल्डिंग बी की, विद द पर्पज टू होल्ड इट फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन। द प्रॉपर्टी वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2001 एट द कॉस्ट ऑफ ₹2 करोड़। जो प्रॉपर्टी थी वो 2 करोड़ में परचेज की गई थी एंड इसकी जो लाइफ है वो 40 ईयर्स है, ठीक है। तो इसकी जो बिल्डिंग की लाइफ है वो 40 ईयर है। और आज हम जब बात कर रहे हैं 31 मार्च 2002 की, यानी कि 1 साल के बाद की हम बात कर रहे हैं। तो 1 साल के बाद की, ठीक है, तो हम 40 ईयर्स की लाइफ के अकॉर्डिंग हमारा कितना डेप्रिसिएशन जाएगा इसमें 0.05 हमारा डेप्रिसिएशन चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी बची, इसमें 1.95 की जो है बिल्डिंग की वैल्यू बची डेप्रिशिएट करने के बाद, ठीक है। तो हमारा ये हमने यहाँ पे सोल्व किया। तो इस तरीके से हमने आगे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। द कंपनी अर्नड इनकर्ड फॉलोइंग डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू बिल्डिंग ए एंड बिल्डिंग बी। देखिए ये जो पूरा क्वेश्चन जो हमें दिया गया है ओनली डिस्क्लोजर का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ओनली डिस्क्लोजर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है प्रोवाइड डिटेल डिस्क्लोजर्स एंड कंप्यूटेशंस इन लाइन विद रेलिवेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, ओनली डिस्क्लोजर पर्पज से ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इसमें हमें यही देखना है कि ये जो चीज़ें हमें दी गई हैं तो ये हमें जो ओनली रेंटल इनकम दिया गया है, ये हमारी जो रेंटल इनकम है ये अदर इनकम में चली जाएंगी। प्लस ये जो हमारे को एक्सपेंसेस दिए गए हैं सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, फीस एंड टैक्सेस, ग्राउंड रेंट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड लीगल एंड प्रोफेशनल फीस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, ये सारे जो खर्चे हैं वो कहाँ चले जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में चला जाएंगे। तो इस तरह से हम इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है इसको उसके एक्सट्रैक्ट्स में दिखाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे को ये चलेगा। और आगे ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है ओनली हमें डिस्क्लोजर पर्पज से दी गई है, क्योंकि ये फेयर वैल्यू पर जो है प्रॉपर्टी दिखाई गई है। तो कंपनी डज नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ए एंड बी फॉर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियाज। The management sought an independent report from the specialist so as to ascertain the fair value of buildings A and B, and the independent valuer has valued the fair value of the property as per valuation model recommended by International Valuation Standard Committee. Fair value has been computed by the method by streamlining present value of future cash flows, namely discounted cash flow method. तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, आपको ओनली कॉपी पेस्ट करना है एग्जाम में कि हमने जो फेयर वैल्यू ट्रीटमेंट किया है वो फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हमने ओनली डिस्क्लोजर पर्पज से किया है। हमने जो डाटा यूज़ किया है इसके बेसिस पर हमने मेजर किया है। तो इसमें देखिए जो प्रॉपर्टी दी गई है 10.5 करोड़ की जो फेयर वैल्यू दी गई है, तो इसको हम डिस्क्लोज करेंगे। ये दोनों प्रॉपर्टी की दी गई है, प्रॉपर्टी ए एंड प्रॉपर्टी बी दोनों की दी गई है, इसको भी हम एज इट इज़ डिस्क्लोज करेंगे। जो हमें क्वेश्चन में आइटम दी गई है, द एस्टिमेटेड रेंट पर मंथ पर स्क्वायर फीट फॉर द पीरियड इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द रेंज ऑफ 50 to 60 and it is further expected to grow at the rate of 10% per annum for each of 3 years। तो इसको हम एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट्स में शो करेंगे। तो हमें इसका एक बार क्वेश्चन गो थ्रू कर लेते हैं। ये देखिए हमें जो क्वेश्चन में जो दिया गया है, हमने जो बिल्डिंग की जो वैल्यू उसमें से हमें हमारे पास जो बिल्डिंग की नेट वैल्यू कितनी बच गई थी, ऊपर देखो हमने काउंट करी थी कि जो यहाँ पर 7 बिल्डिंग की वैल्यू बची थी और यहाँ पर जो बची थी वो 1.95, यानी कि टोटल कितनी होगी 8.95 एंड टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमने निकाला था। तो इस तरह से जो हमने ऊपर निकाला था ये हमें आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो 8.95 है जो बिल्डिंग का वैल्यू रह गया आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो जो टोटल डेप्रिसिएशन है 1 ईयर का वो यहाँ पे 0.55 आया था। तो देन हम आगे जो एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे, जो रेंटल इनकम है उसमें से हम एक्सपेंसेस को हमने लेस किया, देन डेप्रिसिएशन को हमने लेस किया, देन प्रॉफिट्स फ्रॉम अर्निंग्स हमारा आ गया
0.32। देन हमने डिस्क्लोजर, जो हमने ऊपर डिस्क्लोजर क्राइटेरिया दिया गया था 10.5 करोड़ का, उसको हमें इन बैलेंस शीट्स एक्सट्रैक्ट्स में हमने उसको डिस्क्लोज किया एज इट इज़। आपको क्वेश्चन से इसको कॉपी पेस्ट करना है, ज़्यादा कुछ इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला नहीं है, क्योंकि डिस्क्लोजर क्राइटेरिया दिया गया है बैलेंस शीट्स में की एक्सट्रैक्ट्स में एंड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये भी एज इट इज़ हमने इसको डिस्क्लोज करना है, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या दिया गया है, एक्स लिमिटेड ओन्ड ए लैंड प्रॉपर्टी हुज फ्यूचर वैल्यूज वाज नॉट डिटरमाइंड एज एट 31st March 2001. How should the property be classified in the books of X Limited as at 31st March 2001? During June 2001, the X Limited commenced construction of office building. Office building construct करने का commence किया गया on its for on use. Presuming that the construction of the office building will still be in progress as at 31st March 2002. तो इसमें क्या दिया गया है, how should the land property be classified by X Limited in its financial statement? तो जो लैंड प्रॉपर्टी है उसको आप कैसे क्लासीफाई करेंगे? तो इसका मेन पर्पस क्या था, हमने ऑफिस पर्पस के लिए लिया गया था, तो इसको कैसे हम क्लासीफाई करेंगे? देखिए इसमें क्या दिया गया है, क्योंकि हमने इसको ऑफिस पर्पस से हमने इसको क्लासीफाई किया था, तो हम इसको क्या मानेंगे, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानेंगे एज पर इंडेक्स 16। ठीक है, तो हमें आगे जो बी पॉइंट में क्या पूछा गया है, एक बार हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। विल देयर बी ए चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी रिजल्टिंग फ्रॉम एनी चेंज इन द यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? तो वो बोल रहा है कि अगर हम यूज में कुछ चेंज कर रहे हैं तो क्या कैरिंग अमाउंट में चेंज होगा? नहीं, तो कैरिंग अमाउंट हमारा क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो इसमें देखिए आंसर में भी क्या दिया गया है, No, the change in classification to or from investment property is due to change in the use of the property. तो इसमें हमारा क्या है, कैरिंग अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये बी पॉइंट में देखो दिया गया है, डज नॉट चेंज द कैरिंग अमाउंट एंड दे डोंट चेंज द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देन हम आगे पॉइंट सी पढ़ लेते हैं। पॉइंट सी में क्या दिया गया है, whether the change in classification to or from investment properties is a change in accounting policy। देखिए अकाउंटिंग पॉलिसी की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, या इंडेस 8 की तो कोई बात ही नहीं हो रही, क्योंकि हम इसको यूज़ करने का तरीका चेंज कर रहे हैं, तो इसको हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोल सकते। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन आंसर में भी यही दिया गया है कि नो, द चेंज इन क्लासिफिकेशन टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू चेंज इन यूज ऑफ द प्रॉपर्टी। हमने उसको यूज करने का तरीका बदला है, तो उसको आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कह सकते। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देन हम पॉइंट डी को कंसिडर करते हैं। वुड योर आंसर टू ए अबव बी डिफरेंट इफ देयर वर टू बी ए मैनेजमेंट इंटेंशन टू कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग फॉर ओन यूज? अगर मैनेजमेंट का इंटेंशन ये है कि आप उसको ऑफिस बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्ट करेंगे, हाउएवर नो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज प्लान्ड। देखिए अब इसमें क्या लिखा गया है कि कोई भी ऐसे वो इंटेंशन थी उनकी, बट उन्होंने ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी प्लान नहीं करी, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में कुछ नहीं, क्योंकि ओनली इंटेंशन को तो आप कुछ नहीं कर मान सकते ना। तो इसमें क्या दिया गया है, मेयर मैनेजमेंट इंटेंशन फॉर यूज ऑफ प्रॉपर्टी डोंट एविडेंस चेंज इन यूज, क्योंकि वो ओनली इंटेंशन थी, कोई एक्चुअल में चेंज इन यूज नहीं हुआ। तो so since X Limited has no plans to commence construction of the office building, अभी कोई प्लान नहीं है X Limited का, so during year 2001 to 2 the property should continue to be classified as an investment property by X Limited। तो आप उसको क्या मानेंगे, ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेंगे, क्योंकि अभी तक मैनेजमेंट का कोई प्लान नहीं है एज ए कंस्ट्रक्शन, तो इसलिए वो प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंटिन्यू रहेगी। तो आज हमारा ये जो इंडेक्स 40 है वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से कवर करेंगे एंड इसको एक बार हैंड रिटन प्रैक्टिस करेंगे। इन केस अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए इंडेक्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड खुश रहिए। मिलते हैं एक नए इंडेक्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को बार बार हैंड रिटन प्रैक्टिस करते रहेंगे।